नमस्ते साथियों, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम कोष क्या होता है, उपकोष क्या है, कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी बार देखने को आया कि बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं और इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी ईजी होता है, लेकिन थोड़ी सी पकड़ ना होने के कारण वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में अंदर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लगते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि टॉपिक को हम यहाँ से लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कोष, इसी कोष को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल, या इसको हम बोलते हैं कक्षा। कक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिट। ये शब्द याद रखना, एक ऑर्बिटल का मतलब कक्षक होगा। और इसके बाद इसी को हम चाहें तो ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। किसी बात की कोष, कक्षा और ऊर्जा स्तर, इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इनका डिवाइडेशन आपको याद करना है कि कोष कक्षा एक ही बात है। कोष को हम डिवाइड करेंगे उपकोष में, उपकोष को हम डिवाइड करेंगे कक्षक में, और कक्षक के अंदर कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब क्या होता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1s क्या है, या मैंने लिख दिया 2p क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये उपकोष है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात तो क्लियर होनी चाहिए कि कोष के अंदर उपकोष होगा, उपकोष के अंदर कक्षक होगा और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। अब सबसे पहले बात, कोष किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उस पथ को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वर्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोष कहते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोष या कक्षा कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर है। दूसरी बात, कोष या कक्षा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के, एल, एम, एन, आगे एबीसीडी बढ़ा सकते हो, या एन बराबर 1 2 3 4 5। कोष को के, एल, एम, एन, या एन बराबर 1 2 3 4 के द्वारा निरूपित करते हैं, के द्वारा निरूपित करते हैं। और ये लाइन तो आप जानते हो कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो फॉर्मूला क्या था, 2n², और n का मतलब कोष है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n²। 2n², इसका मतलब अगर हम पहले कोष की बात करें, पहले कोष का मतलब n का मान कितना होगा, 1। तो जब आप इसको 1 रखकर हल करोगे 2, तो आंसर कितना आएगा, 2। अगर दूसरे कोष की बात करें तो 2 आएगा, 2 को हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तीसरे कोष की बात करोगे 3, तो कितना आएगा आपका 18। और चौथे कोष की बात करोगे तो कितना आएगा, 32। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। बिल्कुल आपके एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बाकी तो आप इस फॉर्मूले से हल कर सकते हो कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो यहाँ पे, अब इनको मैं अलग अलग समझाना चाहूँगा, तो पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमने स्टार्ट क्या किया है, कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर की हम बात कर रहे हैं। और ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोष के अंदर क्या होगा, उपकोष, उपकोष के अंदर क्या आएगा, कक्षक, और कक्षक में क्या घूमता रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन। और
जितने भी कोष होंगे उनको रिप्रेजेंट KLMN या 1 2 3 4 के द्वारा निरूपित करते हैं। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। अगर पहला कोष है, पहले कोष के लिए n का मान 1 होगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। अगर दूसरी कोष के लिए n का मान 2 होगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तीसरी कोष की बात करें तो तीसरी कोष के लिए n का मान कितना होगा, 3, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। और चतुर्थ कोष के लिए 32। अब ये क्लियर होना चाहिए। पहले कोष, तो पहले कोष को या तो का मान n बराबर 1, अर्थात पहले कोष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k के द्वारा। दूसरा कोष किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, l के द्वारा। तीसरा कोष किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, आपका m के द्वारा। और चौथा कोष किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, n के द्वारा। नॉर्मल इक्वेशन अपने यहाँ से पुटअप कर लिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उससे आपको ये जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब वो कोष के स्थान पे आपको क्वेश्चन दे देगा कक्षक, कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। वहीं अपने 12 बज जाते हैं। तो अब 12 बजानी नहीं है, पेपर की बजानी है, तो उस पर हमें क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा कुछ शब्द मैं समझा रहा हूँ, उन पर गौर करो टॉपिक से। आप सभी जानते हो कि आवर्त सारणी को हमने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया है, 4 ब्लॉक में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और A ब्लॉक। हम यहीं तक बात करते हैं। तो जब आप लिखना चाहोगे तो यहाँ समझते पहले S, P, D और F, इन चारों ब्लॉक को स्मॉल, जो चारों शब्द में लिखे वो स्मॉल ABCD में। पहले कोष की बात करें तो पहले कोष को हम लिखेंगे 1S में, 1S में। दूसरा कोष 2S, 2P। देखो 1 लिया तो 1 ले लिया। दूसरे कोष की बात करेंगे 2 है तो 2S और 2P। तीसरे में क्या करेंगे 3S, 3P, 3D। चौथे में 4S, 4P, 4D और 4F। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1 पहले कोष के लिए केवल 1S आएगा, दूसरे कोष के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। इतना से एक बार याद करना। तो 1 के लिए 1S, दूसरे कोष में 2S, 2P, तीसरे में 2S, 3P, 3D और चौथे में 4S, 4P, 4D और 4F होता है। अब समझना यहाँ अंतर क्या है कि मैंने क्वेश्चन बोला कि कोष, ये पूरा एक कोष है, ये पहला कोष, संख्या आगे जो नंबर लिखे हैं वो कोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका 2 कोष। दूसरा कोष, ये क्या हो गया आपका तीसरा कोष। और ये चौथा हो गया, चौथा कोष, ये कक्षा जिसको आप बोलते हो। क्लियर है बात। अब बात करें सर, ये तो समझ में आ गया, 1 लिखा है, ये 1 कोष, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम बात करते हैं उपकोष। किसकी बात करते हैं, उपकोष। तो देखो ये एक ही है तो यही कोष हो जाएगा, और इसी के अंदर जो 1S है वो आपका क्या हो जाएगा, उपकोष। अब दूसरे कोष की बात करें तो दूसरे कोष के अंदर 2 उपकोष होंगे, 2S, 2P। समझ में आ रहा है। तीसरे कोष के अंदर 3S, 3P, 3D। अब आपको पूछे 3D क्या है, तो ये एक उपकोष है। 3P क्या है, ये एक उपकोष है। 3S क्या है, उपकोष है। और जो 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4S, 4P, 4D और 4S, ये क्या है, सबके सब उपकोष है अलग अलग। अब हम बात करते हैं, बात आती है सर कोष क्लियर हो गया। कोष का मतलब 1 का मतलब ये पूरा 1 कोष, ये 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष। अब बात हो रही है कि पहले कोष दूसरे कोष की बात होनी है, उपकोष। तो 3P क्या है, एक उपकोष है। 3D उपकोष, 4P उपकोष है। अब होता है क्या कि जो उपकोष है उस उपकोष के अंदर कक्षक आता है। जैसे S उपकोष है तो S उपकोष में आप सभी जानते हो कि S का अंदर केवल इसमें एक कक्षक आता है। कितना आता है, एक कक्षक। P की बात करें तो P उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, 3 होते हैं। P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। और D में कितने होते हैं, 5। और F में कितने होते हैं, 7। F में कितने होते हैं, 7। तो 1
अब सुनना, ये पूरा एक उपकोष है, ये भी उपकोष है, ये भी उपकोष है, ये भी उपकोष है। इसके अंदर पर्टिकुलर जो आपने ये खंड बनाया जैसे ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक। तो सबके अंदर से 1s है तो ये 1s हो जाएगा, 2s 2p तो 2s 2p। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि s उपकोष में कितना कक्षक होता है? 1। p उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 3। d उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 5। और f उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 7। तो क्लियर होना चाहिए कि s में कितने कक्षक है? 1। p में कितने कक्षक? 3। ये जो मैंने बनाया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन आ गया आपके कि 3p या p उपकोष में कितने कक्षक? तो 3। क्लियर हो गई बात। अब क्या होता है इन कक्षक के अंदर, इन कक्षक के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। एक कक्षक के अंदर, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। अब जैसे ये था तो 1 2 3 4 5 6, डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे कभी भी पूछा जाए कि कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो आंसर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। किसी भी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। हाँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये S उपकोष होता है, P उपकोष होता है, लेकिन P कक्षक लिखा हो तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। P में देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने यहाँ पे? 2। तो S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 2। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। और F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब बहुत बार आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जो S कक्षक जोड़ दिया है तो सीधी बतानी कितनी है? 2। अगर नॉर्मल कक्षक शब्द लिखे जैसे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आंसर होंगे 2। लेकिन कहीं ये लिखा मिल जाएगी S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो आंसर होगा 2। P के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ थोड़ी सी वो समझ में आई होगी। नहीं आए तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कोष, कक्षा, उपकोष, कोष। तो या तो ना कोष के अंदर क्या होंगे? उपकोष। तो जहाँ पर 1 लिखा है वो पहला कोष, 2 लिखा है दूसरा कोष। तो 1 का मतलब ये 1 कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। अब कोष के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1s या 2s 2p 3s 3p 3d, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उपकोष को। अब प्रत्येक जो उपकोष होंगे उसमें से डब्बे बने होंगे, उन डब्बों को हम क्या बोलते हैं? कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। और किसी भी कक्ष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। हाँ जानना, कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल। कक्षा, कोष को कक्षा बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। कक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि जहाँ कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद में एक चार्ट बना देता हूँ कोष का, उपकोष का, कक्षक का, जिससे वो आपके माइंड में बात बैठ जाए। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं कोष। क्या लिखा बेटा? कोष की बात है। तो जो कोष को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला के कोष, दूसरा के बाद एल, तीसरा एम, चौथा एन। तो के कोष के लिए एन का मान कितना होगा? एन बराबर 1। एल कोष के लिए एन का मान कितना होगा? 2। एम कोष के लिए एन का मान 3। और एन कोष के लिए एन का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये बात आपकी क्लियर है। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गए कोष। अब इस कोष के बाद अगर आपसे पूछे उपकोष, तो अभी देखो एन में ए क्या आता है? के कोष के अंदर उपकोष की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जिसको आप लिखते हो 1s। एल कोष में उपकोष की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2s 2p। तीसरे कोष के लिए उपकोष की संख्या 3 होगी, 3s 3p 3d।
और चौथे कोष के लिए उपकोष की संख्या 4s 4p 4d 4 है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। प्रश्न आ जाए एम कोष में, सुना, एम कोष में कुल उपकोष की संख्या कितनी होती है? तो आंसर क्या होगा? 3। अब 3 कौन कौन से होंगे? 3s 3p 3d। कि एन कोष में उपकोष की संख्या कितनी होगी? 4। 4 कौन सी होगी? 4s 4p 4d और 4f। अब देखो ये हो गया। अगर आपको पूछे कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, किसकी बात कर रहा है अगला? चलो कक्षक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन से पहले कक्षक। किसकी? कक्षक। अब हमें पता है, अभी हमने बनाया था एस में कितना कक्षक होता है? 1। तो पहले कोष में एक ही उपकोष होगा और एक ही कक्षक होगा। दूसरे में देखो एस और पी, एस का मतलब एक कक्षक और पी के मतलब 3 कक्षक। तो दूसरे कोष में कुल कक्षक कितने होंगे आपके? 4। तीसरे में 1 3 और 5, एस में 1 पी में 3 और डी में 5, तो कितने हो गए? 9। और चौथे में 16। चौथे कोष में कक्षक कितने हो गए आपके? 16 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। देखो एस है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही बढ़ सकते हैं, तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। दूसरे की बात करें, एस में 2 बढ़ सकते हैं और पी में 6 बढ़ सकते हैं। एस में 2 पी में 6, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तीसरे कोष में आ जाओ, एस में 2 पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए आपके? 18। और चौथे में एस में 2 पी में 6 डी में 10 और एफ में 14, तो कुल कितने हो गए? 32। अभी हम फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रश्न क्या होगा? देखो सुन लेना पहली बात, कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फॉर्मूला सीधी बात था, कौन सा लागू होगा? 2n² होगा। 2n²। समझ में आ जानी चाहिए। अगर प्रश्न आपसे ये दे दिया कि किसी कोर्स में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला था? समझना, पहले कोष के लिए n का मान 1 है, कक्षक 1 है। दूसरे कोष के लिए n का मान 2 है, तो कक्षक कितने हुए? 4। तीसरे कोष के लिए कक्षक कितने हुए? 9। तो इसका फॉर्मूला होता है n²। गलती नहीं होनी चाहिए कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या क्या होगी? n²। जैसे आपने मुझे बोला कि सर तीसरे कोष में बताओ कक्षक कितने होंगे? तीसरे कोष में, तो तीसरे कोष के लिए n का मान कितना हुआ? 3। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना गया? 9। तो यहाँ पर बच्चे गलती हो जाती है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2n² होगी। किसी कोष में कक्षकों की संख्या, क्योंकि कोष के स्थान पर अगर कक्षक दे देगा तो किसी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? n²। और किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक का मतलब मैंने कहा था एक ही डब्बा होता है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। और यहाँ से अगर किसी कोष में आपको उपकोष की संख्या पूछ ली जाए, किसी कोर्स में उपकोष की संख्या, तो जितना कोर्स नंबर होगा उतने ही उसमें उपकोष होंगे, अर्थात उसका मान केवल n हो जाएगा। हो गया। इसके अलावा आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो एस कक्षक है या एस उपकोष बोलते हैं, तो एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। पी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर होनी चाहिए बात कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। यहाँ पर जो एस
एस होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, एस कक्ष की आकृति गोलाकार होती है। पी को हम बोलते हैं डंबलाकार। पी की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। डी की होती है डी डंबलाकार। और एफ की आकृति होती है वो जटिल होती है। एफ की आकृति क्या होती है? जटिल होती है। तो ये कुछ सिंपल कंसेप्ट वाली कुछ बातें थी, वो मैंने समझा दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आप समझ जाओगे तो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बच्चे कोर्स और कोर्स कक्षा में इतने ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि जब क्वेश्चन आता है तो उसको ले डूबते हैं। इसके बाद इसी कोर्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन कैसे करना, कक्षा के अकॉर्डिंग कैसे करना, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद देखो, ये तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और दिमाग में फिट बैठ गई होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, जितना चाहो उतना लंबा खींच सकते, लेकिन इतने से अपना काम चल जाएगा। अब जो क्वेश्चन समझना, इसी से रिलेटेड एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और दूसरा कौन से कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो सीधी सी बात है, आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो के है उसमें इलेक्ट्रॉन सदैव कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जो एल है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? 8। फिर एम में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाते हैं? 18। और एन में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाएंगे? 32। ये बात तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पहले कोर्स में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, दूसरे कोर्स में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 आते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि यदि किसी परमाणु के क्वेश्चन के रूप में, यदि किसी परमाणु के तथा एल दोनों कोष, किसी परमाणु के तथा एल दोनों कोष पूर्ण भरे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है जो मैं आपको हल करा रहा हूँ। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए तो पहले बात क्लियर होनी चाहिए कि के में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। और एल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8। तो के और एल दोनों पूर्ण भरे हैं, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यदि किसी परमाणु की के और एल दोनों कोष पूर्ण भरे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो के में 2 होंगे और एल में कितने होंगे? 8। तो कुल कितने होंगे? 10। क्लियर है? इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है तो बताओ, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है तो बताओ उसमें कुल कितने कोष होंगे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना? 13 है तो बताओ उसमें कुल कितने कोष होंगे। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोर्स को लिखने का तरीका होता है के एल एम एन, ये 4 हो गए। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। एल के अंदर आएंगे 8। अब देखो, एम में हमें पता 32 आते हैं, 18 आएंगे इसमें, लेकिन 18 से मतलब अपने पास बच्चे क्या हैं? इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, तो बच्चे कितने? 3। तो अगले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 ही जाएंगे। अर्थात उसके पास कुल कितने कोष, ये कक्षा रहेगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13, तो बताओ उसमें कुल कितने कोष होंगे? तो 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। और तीनों कोष कौन से होंगे? के एल एम होंगे, के एल एम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, छोटे मोटे पुटअप आपसे एग्जाम के हिसाब से किए जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे और बात करें, कुछ सवाल वो ले लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए होंगे। हो गया? देखो बात करें आगे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं तो वो यहाँ से समझना है कि जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्लियर है? लिख दिए। अब देखो के एल एम, अब एम तो पहुंचेगा नहीं, के और एल की बात करें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? देखो बात क्लियर होनी चाहिए,
के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे, और एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8। तो इसमें एक आया। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितने, 2, तो इसमें 2 आ गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 3 का मतलब 2 तो इसमें आएगा और 1 इसमें आएगा। बेरिलियम में क्या होगा, 2 और 2 4, बोरोन का 5 होगा, 2 और 3 5, कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का 2 और 7, और ये 2 और 8। तो अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाएगा कि ऑक्सीजन के लिए, ये लिख देता हूं क्वेश्चन, ऑक्सीजन के लिए के तथा एल कोश में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो सीधी बात है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अकॉर्डिंग के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और एल में कितने होंगे, तो सर लिखोगे ऑक्सीजन के लिए के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से। चलो और आगे वाले तत्वों की भी हम बात कर लेते हैं। कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो हमें सोडियम तक का तो पता होना ही, परमाणु क्रमांक 18 तक के तत्वों का हमें अच्छी तरीके से ये आना चाहिए। जैसे अगर सोडियम हो जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और इनकी हम बात करें तो KLm, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो इसमें 2 आएगा, इसमें 8 आएगा और इसमें 1 आएगा। मैग्नीशियम का इसमें 2 8 2, एल्यूमिनियम में 2 8 3, सिलिकॉन में 2 8 4, फास्फोरस में 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनका लिख सकते हो। अब यहाँ से एक चीज़ और, इनकी अगर आपसे संयोजकता पूछी जाए तो आपका जो अपने इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने कंपटीशन एग्जाम में आता है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3 हो गया, 2 8 3। तो पहले में 2 बढ़ने, दूसरे में 8, तीसरे में जितने बचे वो उतने आप कर सकते हो। तो कोस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो यहाँ पर कर लोगे। इसके बाद अपना एक टॉपिक इसमें रह जाता है कि समस्थानिक और समभारिक, एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो समस्थानिक और समभारिक, उसका भी वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट्स कर देना, इससे रिलेटेड और जो वीडियो वो इससे ज़्यादा डिटेल में आपके लिए बना दिया जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।